नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MNT ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तो सबसे पहले लेते हैं पहला सवाल, जिसमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब क्या होगा? शून्य अभी हम जब पिछला प्रश्नावली देख रहे थे तो वहां पर हम देख रहे थे कि इस तरीके से x अक्ष पर कहाँ कहाँ यह रेखा या तो उसे पार कर रही है, परिच्छेद कर रही है या छू रही है, तो वो उसके क्या है, शून्यक है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब प्रतिच्छेद करने वाले हैं क्या, वह उसके बिंदु हैं, वह बिंदु या उसके क्या है, मान है, हल है, जिस समीकरण को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, तो उसके उत्तर हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए बहुपद है, समीकरण है, उन्हें जब हम हल करेंगे तो उनके जो मान आएंगे वो सब क्या होंगे, शून्यक होंगे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर शून्य को जो उनके मान निकलेंगे उनको और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। तो क्या होते हैं उनके गुणांक के बीच संबंध? तो दो संबंध होते हैं शून्यकों का, पहला होता है योग और दूसरा होता है गुणा, तो गुणनफल। ठीक है, तो इसी को हमको जांच करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है, किस तरीके से अब इसे करना है। तो हमने जान लिया कि ऊपरी तरीके से, अब विस्तार से जानते हैं। तो लेते हैं पहले प्रश्न का पहला भाग, जहां दिया गया है x² - 2x - 8। अब हमारा यह सवाल है, इस सवाल में हमें क्या करना होगा, पहले इसके मैंने बोला हल निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो उसके लिए इसे क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा इसको और तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा, हमें सीखने की जरूरत पड़ती है एक ही सवाल में, उसके बाद हम तो उसका क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सवाल हल करते हैं सीखने के लिए। पर जो मेन सीखना है, नियम सीखना है, वो एक ही सवाल में सीखते हैं। तो यहां देखिए, हमें सबसे पहले जो बीच वाला पद है इसे दो भाग में तोड़ना है, खंड करने हैं। कैसे तरीके से करना है कि जो हमारा x² है इसका गुणांक और जो ये है चर पद उसका गुणांक, दोनों का क्या आ जाए, इन दोनों का गुणांक जो हो तो हम उसको लिख देते हैं और चिन्ह सहित करते हैं। तो यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक है, तो गुणा करने पर ऋणात्मक आएगा। और इसको इस तरीके से हमें करना है, यहाँ इसका गुणांक x का गुणांक ऋण 2 है तो ऋण 2 लिख दिए। इसके हमें दो भाग करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि इसको हम क्या करें, जोड़े या घटाएं तो ये आए और गुणा करें तो ये आए। अब किस तरीके से करना है तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमें इस तरीके से करने पर बिल्कुल आसान से कर लेंगे। सबसे पहले हम उसका चिन्ह जानेंगे। क्या जानेंगे? चिन्ह जानेंगे कि यहाँ पर क्या चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो ऋण आने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबको पता है कि ऋण कब आता है, जब दोनों संख्याएं क्या होंगी, विपरीत चिन्ह की होंगी, एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा, तभी उनका गुणनफल भी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर चूंकि क्या है, हमारी जो दूसरी संख्या है वह ऋणात्मक है, इसलिए क्या होगा, एक को ऋणात्मक कर दिए, एक को धनात्मक कर दिए। तो हमारा इससे ऋणात्मक से क्या तात्पर्य है कि बड़ी वाली संख्या जो होगी, ज्यादा मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। जब हम जोड़े घटाएंगे तो जोड़ने घटाने पर क्या होगा,
अलग अलग चिन्ह के होंगे तो वो घटेंगे ही, और घटने पर चिन्ह किसका आता है, बड़े वाले का आता है। तो हमको यहाँ पर ऋणात्मक चाहिए तो ऋणात्मक को बड़ा करना होगा। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ से हमें चिन्ह का पता चल गया और कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये पता चल गया। अब यहाँ पर चूंकि 2 है यानी इन दोनों का अंतर क्या है, 2 होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें 1 इधर लेना होगा क्योंकि हम बड़ा ऋणात्मक को कर रहे हैं, ठीक है। हम शून्य नहीं लेकर के चल रहे हैं अभी, क्योंकि शून्य अगर लेंगे तो शून्य का गुणनफल शून्य हो जाएगा, तो गुणा करने पर नहीं आएगा, इसलिए शून्य को छोड़ देना है। अब 1 लिए और 3 लिए तो क्या आ गया, इन दोनों का गुणनफल क्या ये आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ 2 और ज्यादा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर 2 है। अब इन दोनों का गुणनफल क्या आता है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 4 जा 4 दूनी 8, इसलिए ये गुणनफल भी आ गया और ये इन दोनों का अंतर भी आ गया। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, ये संख्याएं सही हो गई। अब इसे हमें क्या करना है, जो पहले से दिया गया है उसे हूबहू लिख देना। अब हमने इसको तोड़ दिया है 2 भागों में, तो ऋण 4x और हमारा आ गया धन 2x ऋण 8, ठीक है। ये हो गया इसका तोड़ना। इसके बराबर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर बराबर 0। यहाँ पर जब हम हल करेंगे कि सवाल दिया था तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान, इस बात का ध्यान, 0 करेंगे तभी तो पक्षांतर होकर के क्या आएगा, इनका मान आएगा। अब हम जब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से हमें 2 पद एक तरफ लेने हैं, 2 पद एक तरफ लेने हैं, उन दोनों में उभयनिष्ठ ढूंढना है। उभयनिष्ठ क्या होता है, ऐसा मान निकालना जो दोनों में हो और दोनों को विभाजित करे। तो यहाँ पर केवल x है तो x हम ले लिए, यहाँ इसका कोई भी गुणांक नहीं है यानी इसके बगल में कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं आएगी। अब यहाँ x क्या ले लिए हम, उभयनिष्ठ के लिए, तो यहाँ x से भाग देंगे तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। तो जब घात से में भाग दिया जाता है तो घात क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो जब यहाँ पर 2 है, 2 में 1 घटा दिए तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 घात हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, x बस लिख दिए। अब x से इसे भाग देंगे तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 4, ठीक है। चिन्ह का ध्यान रखना है, जब हम भाग देंगे तो अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या है, यहाँ पर x नहीं है इसलिए x क्या है, उभयनिष्ठ नहीं होगा, ये संख्या होगी तो 2 ले लिए। अब 2 से भाग जब देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4, 2 चौके 8 या 2 4 या 8 बराबर 0। पहले सवाल में हम बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि जो काम है वो काम सीखना हमने आपको बताया है कि हमें पहले में ही सीखना है, उसके बाद तो हमें उसका केवल उपयोग करते जाना है और अपना प्रयास करते हुए सीखते जाना है उसको। तो नियम सीखना केवल पहले में है, इसलिए हम पहले में पूर्ण रूप से सीखें। अब हम यहाँ काम है, जब भी हम ये लाइन को सॉल्व करें, हल करें, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पर भी आनी चाहिए। अगर नहीं आया है तो हमने कुछ गलती की है, इसी बात से हमें पता चल जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हमारा यहाँ पर सही है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब फिर से यह उभयनिष्ठ है, दोनों पदों में है, तो हम इसको अलग लिख देते हैं इस तरीके से। ये हमारा उभयनिष्ठ आ गया। अब यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से x बस बचता है, ये हट गया तो यहाँ से ये हट गया तो 2 बच गया। अब अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो ये बचेगा, अगर इसको पक्षांतर करते हैं तो ये बचता है। तो x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0।
अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर यही सवाल 1 नंबर में आया है, केवल आपको शून्यक जानना है, तो क्या करना है। तो आपको इतना पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर ये काम कर लिया, यहीं से आपको क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये आपके मान आए हैं ये दोनों, यानी कि यहाँ पर, तो इनका क्या करना है, चिन्ह बदल देना है और बटे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देना है। क्योंकि यहाँ पर गुणांक 1 है और इसका 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्या होगा, यही हमारे शून्यक होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्या, कि इनका चिन्ह बदलना है और जो दो भाग में बट रहे हैं उनके बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ध्यान रखना है। चिन्ह भी बदलना होगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक रखना होगा, यही हमारे मान आएंगे। यहाँ पर भी देखिएगा, अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर, ये उधर जाएगा, जब इधर घट रहा है तो उधर जाके जुड़ जाएगा। तो 0 में 4 अगर जोड़ दें तो क्या आता है, 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 4 आ गया। और या x बराबर, जब 0 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 2 हो जाएगा। भाई 0 में कुछ घटेगा ही नहीं, तो क्या है, जो है वही रहेगा, तो ऋण 2 था तो इसलिए ऋण 2 आ गया। बहुत ही आसान था, इसलिए हम इसे एक एक पद आगे नहीं बढ़ाए। अब तो ये हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए, जो x के मान आए हैं, तो आ गए ना वही, तो ये लाइन थी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, शून्यक के बाद हमें संबंध स्थापित करना है। संबंध तो देखिएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा धन बीटा भी कहते हैं। कई बार ये भी प्रश्न में 1 नंबर के प्रश्न में आ चुका है, इसलिए हमें इसे भी लिखते जाना है, इसे अलग से इसे पढ़ने याद करने की जरूरत ना हो। बराबर क्या होता है, अगर संबंध की बात करें तो सूत्र में -b/a होता है। अब ये बात आ गई कि भाई ये -b और a क्या है, तो ये जो b है हमारा वो x का गुणांक होता है और a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब ध्यान रखेंगे, तो शून्यकों का योग, हमारे शून्यक ये और ये आए हैं, तो इन्हीं दोनों का योग करना है। तो पहला हम मान लेते हैं अल्फा का, दूसरा ही बीटा, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं पर चिन्ह सहित करेंगे। तो इसमें हमको इसको जोड़ना था, इसलिए लिख दिए। अब दूसरे वाले को लिखेंगे तो ऋण 2 आएगा। 2 चिन्ह हम एक साथ नहीं लिखते, इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर। अब यहाँ पर -b है तो माइनस लिखे, फिर b का मान रखना है। b का मान यानी x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, ऋण 2 है, चिन्ह सहित लिखना है, ये ध्यान रखना चाहिए, ऋण 2। अब यहाँ पर बटे 1 का मान यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि एक साथ करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्योंकि यहाँ पर ऋण b है, यानी b का जो भी मान होगा उसको चिन्ह बदल कर लिखना है। अगर ये समझ जाए तो हम यहाँ पर सीधे सीधे अगले वाले पद को न करके यहाँ पर एक बार में ही लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि b के मान को चिन्ह, मतलब मान के चिन्ह को बदल कर लिखना है। पर नहीं लिख पाते तो एक पद बढ़ जाए, थोड़ा सा 5 सेकंड समय ज्यादा लग जाए, लेकिन हमारा सही हो। अब 4 धन ऋण 2, तो ये क्या होगा, 4 ऋण 2 बराबर, ऋण और ऋण का गुणा हो रहा है, तो ऋण ऋण धन 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 धन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बार बार भूल जाते हैं, गलती हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर समान चिन्ह का गुणा हो रहा है या समान चिन्ह का भाग हो रहा है तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अब धनात्मक आएगा तो धनात्मक हम लगा करके नहीं लिखते, ठीक है, उसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम माने हैं शुरुआत में हमारी धनात्मक संख्याएं ही हम पढ़े। ऋणात्मक के लिए हमने चिन्ह का उपयोग करना शुरू किया। अब भागे 1 है तो 1 से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसे छोड़ देते,
इसको हल किया तो 2 आ गया, 2 बराबर 2। अब ये आ गया तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने संबंध स्थापित कर दिया। अब आगे का काम है इसी तरह से गुणनफल को भी करना। अब हम गुणनफल को लेंगे तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल जिसे हम क्या सूत्र कहते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बोले या अल्फा गुणे बीटा बोले, बराबर सी अपान ए। सी क्या है, यह संख्या है जो खाली रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इन दोनों का हमें गुणनफल निकालना है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 4 गुणे ऋण 2 बराबर सी यानी कि ऋण 8 बटे ए यानी कि x स्क्वायर का गुणांक 1। 4 से ऋण 2 को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर अगर विपरीत चिन्ह के हैं संख्याएं तो क्या आएगा, ऋणात्मक आता है। और इधर जब हम हल किए तो यहाँ भी क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। दोनों बराबर हो गए, हमने संबंध स्थापित कर दिया। भाई ये संबंध के सत्यता की जांच कर दी कि हाँ ये सही है, इनका गुणनफल ये सूत्र में सही होता है। अब यही चीज हमें बार बार करना है कि हाँ ये निकालना है शून्यक और इसके बाद जांच करनी है। शून्यक निकालते समय यही लाइन है, पहली ही लाइन है जिसमें ध्यान रखना है, उसके लिए यही तरीका है। अब हम इसे थोड़ा सा तेज गति से हल करेंगे। नियम जो बताने थे क्या क्या काम है वो मैंने बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझा दिया। अब देखेंगे बस जल्दी जल्दी। तो चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 4 यानी 4s की घात 2 घन, धन नहीं है, ऋण है 4s घन 1। अब इसमें हमें क्या कर लेना है, मान लेना है कि माना बराबर। ठीक है, शून्य निकालना है तो इसके बराबर शून्य लेना ही होगा। अब हमने क्या बताया था कि इसको क्या करना है, यहाँ पर यस इस तरीके से लिखा है क्योंकि हमें यह समस्या न आए कि ये यस है या 5 है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि इसे हमें तोड़ना है तो हमारा यहाँ पर पहले इसको लिख देते हैं, इसके 2 भाग करने हैं, इसको लिख दिए। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, दोनों का गुणनफल क्या आया, 4 आया। और चिन्ह दोनों एक ही समान चिन्ह के हैं इसलिए इनका गुणनफल धनात्मक होगा। अब हमारी संख्याएं धनात्मक हैं तो अभी अभी हमने बताया है कि दोनों धनात्मक कब होंगे, या तो दोनों ऋणात्मक होंगे या तो दोनों धनात्मक होंगे समान चिन्ह के। अब हमारा जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक कब आएगा, जब ऋणात्मक क्या होगा, बड़ा वाला ऋणात्मक होगा। तो जब एक ऋणात्मक होगा तो दूसरा गुणनफल के कारण अपने आप पता चल गया कि ऋणात्मक ही होगा क्योंकि हमें समान चिन्ह करना है। अब ये तो बात हो गई चिन्ह की। अब दोनों ऋणात्मक है तो यहाँ पर जब दोनों ऋणात्मक होते हैं तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, तो अगर यह 1 होगा तो दूसरा क्या होगा, 3 होगा, तभी तो जुड़ करके 4 आएगा। अब क्या इन दोनों का गुणनफल 4 आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरा
2 हो सकता है, तो दूसरा 2 होगा तब तो जुड़ेगा, और इन दोनों का गुणनफल भी 4 आ रहा है और जोड़ने पर भी, तो हमारे मान आसानी से हमें पता चल गए। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं उनको। अब यहाँ से अगर हम 1 नंबर का हल कर रहे हैं तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि यहाँ क्या आएगा, 2 और 4, फिर दूसरा भी वही है इसलिए, तो इसके शून्यक हो गए। अब इसको आगे और हल कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सवाल आ रहा है तो ठीक है। अब अगर ज्यादा का आ रहा है, 2-3 नंबर में आ रहा है, तो इधर देखते हैं माइनस, अब इसे हम क्या कर देंगे, 2s धन e बराबर 0। अब फिर अगला काम क्या है, इन दोनों पदों को 2-2 पद में लेना है और उभयनिष्ठ लेना है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आ जाएगा और साथ ही साथ s भी आ जाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 2 4, तो 2 आ गया, फिर s भी आ गया, घात घट गई तो 1 घात बची, ऋण 1, क्योंकि ये वही चीज है तो 1 आ गया। फिर अब यहाँ पर 2s धन 1 है, यहाँ पर 2s ऋण 1 है, तो हम यहाँ पर ऋण ले लेंगे, तो ऋण लेते ही क्या हो जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो ये ऋण और ये दोनों समान हो गए, तो धन चिन्ह आ गया। अब सही हो गया, दोनों यहाँ के और यहाँ के मान भी क्या है, सेम है, एक ही है, इसलिए यहाँ पर सही है। इसको हमें जरूर क्या करना है, देख लेना है कि दोनों एक ही होना चाहिए, इतना काम जरूर करें, अन्यथा यहीं से गलत होगा तो फिर आगे गलती हो जाएगी, जो सुधारना है अभी सुधार सकते हैं। अब इन दोनों को एक पद में लिख देंगे, ऋण 1, ये भी उभयनिष्ठ के लिए, तो यहाँ से क्या बचता है, यहां से बचेगा 2s ऋण, यहां से पूरा का पूरा ले लिए, यानी क्या बचा, 1 बचा बराबर 0। या तो इसको करेंगे तो ये वाला बचता है, तो 2s ऋण 1 बराबर 0, या ये वाला 0, इस बार इसको कर दिए तो ये वाला बच गया। वही चीज है, हम 2 बार बस लिख रहे हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब वही चीज है तो हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं। अब इस बार इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो शून्य उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 1 आ गया, या तो 2 बार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा बहुपद द्विघात है, तो जब द्विघात होता है तो इसके शून्यक 2 आते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है, इसलिए 2 शून्यक ही आएंगे और दोनों को लिखना है। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में यह पूछा जा चुका है। अब हम इस 2 को भी उधर ले जाएंगे, तो इधर गुणन हो रहा है, इसलिए उधर जाकर के भाग हो जाएगा, तो आ गया मैं वही मान। अब ये हमारे शून्यक आ चुके हैं, तो अब जब शून्यक आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल और योगफल, इस संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b अपान a। अब अल्फा बीटा यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 1/2 धन 1/2 बराबर b का गुणांक, उससे पहले यहाँ पर ऋण लगा है तो ऋण लगा लेंगे, नहीं तो हम चिन्ह बदल कर लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ फिर से ऋण 4 है तो ऋण 4, अब 2 चिन्ह आ गए तो कोष्टक लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए, a यानी कि अब इस बार, उस बार x था तो x² का गुणांक, इस बार s है तो s, t होगा t, u होगा u, v होगा v, जो भी
हमारा होगा उसका गुणनफल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पर इसका हमें क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब संख्या समान होती है तो एलसीएम क्या होता है, समान यानी वही होता है। अब उसी संख्या से उसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से अगर किसी को गुणन करते हैं तो गुणनफल वही आता है, यानी कि तो यही हम फिर से इधर करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगा, ये बराबर समान चिन्ह के हैं इसलिए गुणनफल क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा बटे 4। 2 1 में 1 जुड़ गया तो 2 बटे 2 बराबर 1 कम 1 आ गया, इधर भी 1 तो 1 बराबर 1। तो ये हो गई सत्यता की जांच। अब हम इसके गुणनफल के जांच कर लेते हैं। तो 0 का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। इन दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं। 3/2 गुणे 1/2 बराबर सी का मतलब क्या था सवाल में, सी हमारा था ऋण यानी कि धन 1, ऋण नहीं था धन था, क्योंकि हमारा सवाल क्या था, ये था। तो यहाँ पर सी क्या है, 1 है, ए क्या है 4 है। इन दोनों को हल किया तो जब ऊपर से कुछ नहीं घटेगा तो क्या होगा, अंश अंश का गुणनफल और हर हर का गुणनफल बराबर 1/4 आ गया। तो ये हमारा जांच पूरी हो गई। ठीक है, अब हम इसी तरीके से तीसरे को करेंगे। तो हमें कहाँ पर दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा उनके 2 भाग में तोड़ने पर। तो हमें मेन रूप से वही सीखना है, बाकी ये आप करते करते अभ्यास करते करते सीख जाते हैं और उसको भी करेंगे तो जरूर सीखेंगे। और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से बिल्कुल आसान है, आपको करने पर अगर कर दोगे तो निश्चित ही बनेगा 100% गारंटी। अगला लेते हैं, अगला है हमारा 6x² ऋण 3 ऋण 7x। तो इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये हो गया तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा होगा। अभी तक ये इधर रहता था, अब ये उधर हो गया है, तो हम इसको कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें इसे तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ना है कि क्या है, दोनों का गुणनफल यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ समझे तो क्या है ऋण 18। और इसे इस तरीके से करें तो क्या आना चाहिए, ऋण 7 आना चाहिए। फिर से ध्यान से देखिएगा, ऋणात्मक चाहिए तो क्या होंगे, जब दोनों अलग अलग चिन्हों के होंगे। ये तो क्लियर है भाई, ये ऋणात्मक है तो अलग अलग होंगे, अलग है पर हमें चाहिए ऋणात्मक में उत्तर, तो ऋणात्मक ही क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 का है अंतर, तो ये 1 होगा तो ये 8 होगा। ये क्लियर हो गया क्योंकि 1 और 7 8। क्या इन दोनों का गुणनफल 18 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको 2 लेंगे तो ये 9 आएगा और 2 9 18, 2 9 18। ये बहुत ही आसान सा है, तो हमारे पास ये आसानी से हो गया, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। पहले चिन्ह का करें फिर दोनों का अंतर पता करें कि जुड़ेंगे तो जोड़ते हुए चले, तो आसानी से हो गया। अब
इसे लिख देते हैं। जी। अब फिर यहां से उभय निष्ठ लेंगे तो यहां से इस बार क्या आएगा, 3 आ जाएगा, साथ ही साथ यक्स भी आएगा। अब यहां से 3 दूनी तो 2x माइनस 3 3 तो 3 यक्स और यक्स तो कट गए। यहां से वही चीज आ रहा है, जब वही चीज रहे तो हमें क्या करना है, 1 लिख देना है। अगर चिन्ह भी सहित है तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा यहाँ पर धन 1, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो ऋण 1 कर देना है। ठीक है। अब इन दोनों में हमारा समान है यानी कि सही है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों में उभय निष्ठ है, यहां लिख दिए, तो यहां से क्या बचता है, इसको हटाने पर ये 3 यहां पर क्या बचता है, 1 बचता है, तो 1 आया बराबर। अब इसके आगे या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0, तो यही लिख देते हैं। तो 0 1 बराबर 0। अब इसको पक्षांतर करेंगे, x का मान निकालना है, 2x बराबर 3 या 3x बराबर, ये उधर जाके घट जाएगा तो ऋण 1। अब ये 2 भी पक्षांतर होगा तो x बराबर 3/2 या x बराबर ऋण 1/3। यहाँ से अगर हम करना चाहे एक नंबर के लिए, मान लीजिए आता है, तो यहाँ हमारा क्या आया था, ऋण 9, तो हम क्या करते, 9 करते बटे, इसको लिखते गुणांक को 6। यहाँ से करते तो चिन्ह बदल कर मैंने बोला था, तो ऋण 2 कर देते बटे 6 कर देते। अब इसको आप आगे करोगे तो 3 तिकाई 3 दूनी आ गया वही। इसको भी इसी तरीके से आगे हम हल करेंगे तो यही आएगा, 2 कम और 2 3। तो कोई अंतर नहीं आएगा शून्य में। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम 1 नंबर के लिए कर रहे हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए कि 3 नंबर के लिए। वहां तो केवल टिक करना था, टिक कर देंगे, लिखना है लिख लेंगे, बाकी से पूर्ण हल करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हमारा काम है संबंध। तो शून्यक आने के बाद शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा धन बीटा जोड़ देते हैं तो आता है, हमारा सूत्र है -b/a। सूत्र बार बार लिखने से हमें बार बार कई बार याद करने की जरूरत नहीं होती, लिखते लिखते अभ्यास के कारण हमें वो अपने आप याद हो जाता है, इसलिए सूत्र लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, 3/2 धन ऋण 1/3 बराबर ऋण b यक्स का गुणांक, यहां देखेंगे तो ऋण 7 बटे क्या है हमारा a यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से अब इन दोनों में अलग अलग संख्याएं हैं और दोनों ही क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब अभाज्य संख्याएं हैं तो लघुत्तम क्या होता है, उन दोनों का गुणनफल होता है, यानी 3 दूनी 6, क्योंकि वो किसी और से कटती ही नहीं है। अब 2 से इसको भाग दिया तो 3 आया, और 3 से भाग देंगे तो 2, यानी इससे इसको गुणा करना है, इससे इसको गुणा करना है। तो यहाँ पर 3 तिकाई 9 और यहाँ पर क्या आएगा, 1 दूनी 2। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आता तो धन, फिर इसका आता ऋण। अब हम एक बार में चिन्ह करेंगे तो धन और ऋण, तो धन ऋण मतलब कैसे चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह जब हो तो गुणनफल में क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो हमें धन ऋण ऋण धन 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 ऋण धन ये करने की जरूरत नहीं है, काम से मतलब है। तो काम सीखना है तो चिन्ह क्या है, हमसे गलती नहीं हो बराबर। इन दोनों को किया तो समान आ गए, समान चिन्ह आ गए तो धनात्मक हो जाएगा। तो 9 में 2 हम घटा दिए तो क्या आ गया, 7।
तो हमने देखा कि हमारा क्या गया, एक समान आ गया मान, इसलिए क्या हो गया, यह सत्य है। अब हम इसी तरीके से गुणनफल के लिए भी करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अब गुणा कर देते हैं। सी का मान कितना है, तो सी का मान है यहां पर ऋण 3, चिन्ह सहित लिखना है। और ए का मान कितना है, तो ए का मान है हमारा 6। यहां से ये कट गए, क्या बचा, ऋण 1/2 बराबर एकम दूनी ऋण 1/2 आ गया समान। तो बहुत ही आसानी से इसे हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। जब हमसे सवाल बनता जाता है तो हमें बहुत ही मजा आता है, और नहीं बनता है तो क्या होता है, मजा नहीं आता है। लेकिन यह हमारी क्या है, 10वीं तक की हर चीजें हम सभी चीजें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी जरूरतें हैं। तो कम से कम हम इतना पढ़ें कि सामान्य तो सीख ही सकें सामान्य चीजें। तो इसलिए हमें सीखने पर ध्यान देना चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए, प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी। बिना प्रयास के डर के भाग जाने से सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। चलते हैं चौथे नंबर की ओर, जिसमें है, तो हम हल से शुरू करते हैं। आपका सवाल सिर्फ कितना लिखा रहेगा, 4u² + 8u। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर 0 मान लिए। यहाँ पर दोनों में से 4u घनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पर u बस बचेगा और यहाँ से 2 बस बचेगा। अब या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। इस बार उसे हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उस तरीके का सवाल नहीं था। तो देखिए, अब यहां से ये पक्षांतर होगा तो u बराबर 0 आ गया, या u बराबर ये 0 में जब घटेगा तो क्या होगा, ऋण 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 से घटाने पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो जो ऋण 2 था तो ऋण 2 का ऋण 2 रह गया। अब ये हमारे शून्य आ गए, तो हम यहाँ पर इनका योगफल और गुणनफल सत्ता की जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो 0 धन ऋण 2 बराबर यहाँ पर ऋण फिर b यानी u का, तो 8/a यानी u² का, तो 4 एकम 4 दूनी। 0 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही आएगा, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी जोड़ो उसमें। और ये अगर हम चिन्ह की बात करें तो धन ऋण क्या होगा, ऋण है, यानी कि विपरीत चिन्ह के है तो ऋणात्मक होगा, बराबर
2। अब बारी आती है गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 0 गुणे ऋण 2 बराबर सी। यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या अलग से कोई नहीं लिखी है, कोई भी साथ, तो सी क्या है 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ए का मान 4 आया था तो 4। अब हम 0 से गुणा करें किसी को भी तो क्या आता है 0 ही आता है, और साथ ही साथ 0 में किसी से भी भाग दे तो क्या आता है 0 ही आता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 आएगा, और दोनों बस समान है, इसलिए क्या होगा सही है। जांच पूरी हो गई। अब हम चलते हैं 5वें की ओर। तो 5वां देखिए, इस बार टी वाला पद गायब है। गायब है तो हमारे लिए और भी आसान कर देता है। अब देखिए यहाँ पर है टी स्क्वायर माइनस 15, तो यह बिल्कुल इस फार्मूले से जो हमने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। एक बार हम इन दोनों को लिख देते हैं तो जोड़कर लिख देते हैं, और एक बार घटाकर लिख देते हैं, यही होता है। वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इसका क्या है वर्ग है, पर इसका नहीं है, इसलिए वर्ग बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई चीज अपने किसका वर्ग होता है, अपने वर्गमूल का वर्ग होता है, तो पहले इसका वर्गमूल लिख देते हैं और फिर वर्ग कर देते हैं। अब ये हो गया वर्ग के रूप में। जब भी हम कोई परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करके तो लिख देते हैं, लेकिन उसके वास्तविक मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको हल करूं तो यही आएगा, वो आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। अब हमारा इस तरीके से हो गया, तो हम इसको एक बार क्या करेंगे ऋण के साथ और एक बार धन के साथ, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो ऋण ये हो गया ऋण के साथ और एक बार धन के साथ। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। या 15 बराबर 0। अब जब ये उधर जाएगा या बराबर ऋणात्मक हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। उधर जाएगा तो जुड़ रहा है तो घट जाएगा, घट रहा होगा तो जुड़ जाएगा। 0 में जोड़े या घटाएं कोई अंतर नहीं आता, इसलिए वो अपने चिन्ह के साथ आ गया। अब ये तो हमारे क्या हो गए शून्यक हो गए। अब हम इनके योगफल और गुणनफल की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा, योग लिखे योगफल लिखे, एक ही बात है, पूरा भी लिख सकते हैं। तो योगफल बराबर क्या होता है ऋण बी बटे ए। योगफल करने के लिए इन दोनों को योग करना होगा, यानी कि जोड़ना होगा। ऋण बी का मान क्या है, वो वाला पद है ही नहीं टी वाला, इसलिए क्या आएगा 0 आएगा। अब ए 1 है। जब हम धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो क्या आता है 0 होता है। उतना ही हम कदम आगे गए उतना ही पीछे आए, तो वहीं हम कहाँ पहुंच गए, जहां पर थे वहीं पर पहुंच गए।
इसलिए इसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। शून्य में कुछ भी संख्या से भाग दें तो शून्य आता है। शून्य क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं, शून्य है। न हम आगे गए न पीछे गए, तो यहाँ से क्या आ गया, शून्य हो गया। शून्य को का गुणनफल। मान लीजिए अगर आप यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं तो एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसको धन और ऋण का गुणनफल क्या आएगा, ऋण करके लिखना होगा इस तरीके से, √15 माइनस √15। अब तो वही बात बोलेंगे आप कि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ, विपरीत चिन्ह के हैं क्या, जुड़ रहे हैं और एक समान है। तो बात वही है, वहां पर बोल करके और यहाँ पर लिख करके कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग में हम उस चीज को चला लें, हाँ ये हो रहा है, इसलिए इसका तो 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। तो गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C/A। अब बारी आती है दोनों को गुणा करने की। 15 गुणे ऋण 15 बराबर C क्या है, तो ऋण 15 है, बटे ये क्या है, 1 है, क्योंकि t² का गुणांक 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1। अब जब वही संख्या को 2 बार हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, उसका वर्ग हो जाता है, और वर्गमूल का जब वर्ग होता है तो क्या होता है, वर्गमूल हट जाता है। वही चीज किए हैं इसको। और ऋणात्मक धनात्मक का गुणनफल होगा, यानी विपरीत चिन्हों का गुणनफल होगा तो क्या आता है, ऋणात्मक ही आता है। बराबर यहाँ पर क्या आ गया, 1 से भाग देने पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए क्या हुआ, ऋणात्मक 15 आ गया, समान आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम इसे जांच कर लिए कि हाँ भाई ये सही है। अब हम चलते हैं छठे सवाल की ओर। तो आपने देखा कि पहले सवाल में ज्यादा समय लगा, क्योंकि वहां पर हम सविस्तार सीख रहे थे, सब चीजों को विस्तार पूर्वक बता रहे थे कि एक बार अगर हम सीख गए तो बाकी चीजों का तो बस हमको उपयोग करना है। तो शुरुआत में आपके समय ज्यादा लगता है, तो वहीं से ना आप मन हार जाएं कि यहाँ पर बहुत समय लग रहा है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे समय कम होगा और आनंद आपको बढ़ता जाएगा, मजा आता जाएगा। तो चलते हैं छठे की ओर, जो कि है ऋण x ऋण 4। तो इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं। अब हम मान लिए 0 या 0, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको 2 भाग में तोड़ना होगा, यानी कि यहाँ पर है ऋण 1, यहाँ पर 4, और इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 4×12। धन और ऋण है, विपरीत चिन्ह है तो ऋणात्मक आएगा। अब इसको जब हम 2 भागों में तोड़ देंगे तो यहाँ पर बारी आती है कि गुणा करें तो ऋणात्मक आना चाहिए। तो गुणा करने पर ऋणात्मक कब आता है, जब दोनों अलग अलग चिन्हों के हों, और जब अलग चिन्हों के होंगे तो ये ऋणात्मक है तो बड़ा वाला क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। इस बात का ध्यान होगा। ये धनात्मक हो गया मेरा चिन्ह, पता चल गया क्यों यहाँ पर बड़ा ऋणात्मक कैसे आ गया, क्योंकि जो मान है जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जोड़ने घटाने पर क्या होगा, जब अलग अलग चिन्ह के हैं तो घटेगा ही, जुड़ेगा तो है ही नहीं। जब घटेगा तो क्या होगा, चिन्ह ऋणात्मक कब आएगा, जब बड़ा वाला आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, सीधे सीधे बोल दिया, क्योंकि ये पता चल। अब बारी आती है कि यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 का अंतर है, इसलिए क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्या इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ 3 लेंगे, क्या अब आ रहा है, 3 2 नीचे बिल्कुल नहीं आया। अब अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो यहाँ 4 ले लेंगे, क्या अब आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पर क्या आया हमारा ऋण 4 और यहाँ पर धन 3। तो जैसे ही ये आ जाएगा तो हम इसे लिख देंगे 3x² ऋण 4x धन x ऋण 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हम घनिष्ठ ले लेंगे, तो इस बार
यहाँ 3 है और ये 4 है, किसी से नहीं ये कटेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा सिर्फ x आएगा। तो 3x ऋण 4। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर 3 है, सिर्फ x नहीं है, तो यहाँ हमें साथ ही साथ 3 भी करना होगा। अब यहाँ पर क्या चाहिए था, 3x ऋण 4 चाहिए था, यहाँ पर 3x ऋण 4 लिखा हुआ है, हूबहू है, तो मैंने क्या बताया था, एक क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा, 3x ऋण 4 बराबर 0। अब या तो आप यहाँ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये दोनों किसी और से क्या होंगे, उभयनिष्ठ नहीं है या किसी और से विभाजित नहीं हो रहे, एक ही ऐसा जो इसको भी इसको कर रहा है, इसलिए एक। अब यहाँ से ये दोनों आ गए, हमारा सही है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो x ऋण 4 x धन 1 यहाँ आ गया बराबर 0। अब इसके बराबर 0, तो 3x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 1 बराबर 0। तो 3x बराबर ये उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, या x बराबर ऋण 1 हो जाएगा। अब ये भी उधर जब जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 या x बराबर ऋण 1। ये हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए। अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। तो 4/3 धन ऋण 1 बराबर ऋण b, तो ऋण है b x का गुणांक यानी कि ऋण 1 बटे a x स्क्वायर का गुणांक 3। अब यहाँ पर धन ऋण क्या हो जाएगा, अब इसे आगे हल करना है, घटेगा तो आपसे ये डायरेक्ट नहीं बनेगा सीधे सीधे तौर पर, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। पर एक बार जब आप सीख जाओगे तो डायरेक्ट भी करोगे। क्या करना है, डायरेक्ट और कैसे करना है, एक एक स्टेप करके दोनों देखते हैं। अब यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो गुणा करने पर क्या आएगा, ऋण आएगा, मैंने ये बताया है। तो यहाँ पर ऋण हो गया, 1 था तो 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर 3 है। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 से क्या आएगा, जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ऋण है तो ऋण आएगा। फिर यहाँ पर क्या था, 1 था, 1 से भाग देने पर वही आता है यानी कि 3 आएगा। 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। यही चीज कहलाता है, जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं भिन्न, जहाँ पर मिश्र भिन्न, तो वहाँ पर क्या करते थे, मिश्र में बदलने के लिए या मिश्र से जब बदलते थे तो क्या करते थे, 3 का इसमें गुणा कर देते थे पूर्ण वाले में। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3 1 3 और ये 4 धन रहता था तो धन, ऋण रहेगा तो ऋण बटे ये आ जाता था। तो वही चीज यहाँ पर मिश्र के रूप में लिख देना है, अगली बार से ये करना है, ठीक है। अब जब आप ये लाइन कर सकते हो बिना एलसीएम ये सब समझे, डायरेक्ट कैसे मिश्र के रूप में, तो वही चीज यहाँ से भी करोगे। जब इसका गुणा होगा तो ऋण क्या आएगा, अगर अंतिम में क्या आएगा, दोनों अलग है तो ऋण आएगा, ये पहले पता कर लिया। तो 3 1 3, तो 4 पहले से, 3 और तो जब भी एक क्या हो इस तरीके से हो भिन्न के रूप में और एक पूर्ण संख्या हो तो आप उसको, या पूर्णांक हो तो इस तरीके से कर लोगे। बराबर 1/3 बराबर 1/3। 4 में 3 अगर घट गए निकल गए तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो 1/3 बराबर 1/3।
तो इस तरीके से हमने जाना। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को भी सीख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक कदम कम भी कर सकते हैं और एक कदम पूरा भी चल सकते हैं। तो ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। हमने सभी तरीके से बता दिया है। अब हम करेंगे गुणनफल को। तो देखिए अब इसके आगे क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। गुणनफल कर देंगे तो क्या आए हैं हमारे 4/3 गुणे -1 बराबर c -4/a 3। 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, वही आता है, तो 4/3 आ गया। अब यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो ऋण आएगा, तो ऋण आ गया बराबर, ये कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं हुआ, इधर कुछ नहीं कट रहा था, वही आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आया ही होगा। अगर आपने पूरा प्रयास किया होगा तो प्रयास करने पर ही सफलता मिलती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा सवाल, जहां पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जहां शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए हैं। अभी हम शून्य ज्ञात कर रहे थे और उनके गुणनफल और योगफल की सत्यता की जांच कर रहे थे। अब हमें इनके योगफल और गुणनफल दिए गए हैं, ठीक है, और उससे हमें इससे बहुपद बनाना है। यानी अब हमें हल दिया है, अब उससे हमें प्रश्न बनाना है, सवाल बनाना है। अब तभी सवाल दिया था तो ठीक है। तो अभी हम शुरू से अंत की ओर चल रहे थे, अब हम अंत से शुरू की ओर चलेंगे। तो देखिए कैसे करना है, क्या करना है। तो पहले वाले को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं, फिर दूसरे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, साथ ही साथ क्या लिखा है, बात और लिखी गई है इसमें, क्रमशः का मतलब है जो जानकारी पहले दी गई है वो पहले होगा। तो पहले क्या लिखा गया है, शून्यकों का योग। तो देख लेते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या है, 1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया है वो क्या है, -1। ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब होता क्या है, शून्यकों का योग मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब भी लिखें तो ये तो सवाल में दिया था इसलिए समझने के लिए। अब हम इसे यहाँ पर मैंने बताया है कि बार बार फार्मूले के साथ लिखें। या अभी लिखा रहने दें, एक बार समझ लें। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। अब शून्यकों का योग ही है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 बराबर -b/a। तो इसे इधर लिखे या इधर लिखे, मैं ये सोच रहा था इसको इधर लिखते तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता, तो इस बार लिख दिए हैं, उस बार उधर करके भी देख लेंगे, एक बार इधर से भी। तो 1/4 अगर हो जाता है तो यहाँ से ऊपर वाले का मान क्या आता है और नीचे, तो यहाँ से हमें b का मान क्या मिल रहा है, हमने ऋण b की जगह b कर दिया है, यानी चिन्ह बदल दिया है। तो इधर भी क्या करना होगा, चिन्ह बदल देना होगा।
और ए का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, कोई चिन्ह नहीं बदला, यहाँ से ये पता चला। अब अगर गुणनफल की बात करेंगे तो गुणनफल यानी कि क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, C/A। तो अल्फा और बीटा का मान भी दिया गया है, गुणनफल भी दिया गया है ऋण 1। अब बटे में कुछ नहीं है तो हम अपने से मान लेंगे कि 1, तो C/A। यहां से क्या मिल जाएगा, C का मान क्या मिल रहा है, ऋण 1, और A का मान क्या मिल रहा है, 1। ठीक है, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A क्या है, 4 है, और यहाँ पर A क्या है, 1 है, दोनों अलग अलग है। तो हमारा काम क्या होगा, दोनों को एक मान लाना होगा। अगर क्योंकि दोनों में A क्या है, उभयनिष्ठ है। जब वही सवाल है, उसी सवाल का A क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, एक बार x² का गुणांक दूसरा होगा और अगले में दूसरा होगा नहीं, क्योंकि सवाल वही है। तो इसे हमें क्या करना होगा, 4 बनाना होगा, या इसे 4 से 1/4 का मतलब 1 बनाना होगा। तो जब हम इसे क्या करें, 4 बनाने के लिए गुणा कर देंगे, तो C बराबर जब 4 से गुणा कर दिए तो -4 हो गया, ऋण 4 हो गया, और A बराबर 4 हो गया। अब दोनों समान हो गए, तो A, B और C के मान निकल आए। जब A, B, C के मान निकल आएंगे तो आगे हमें क्या करना है वो देखिए। आगे होगा द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप है, क्या है, ax² धन bx धन c। इसी में हमको इन्हीं मानों को रख देना है। ठीक है, तो अतः a का क्या मान है, 4 आया है। अब यहाँ पर मान कैसे रखते हैं ये भी ध्यान से सीखिएगा। तो a की जगह पर 4 लिख देना, x² तो x², धन है तो धन, b यानी b का मान तो 1 है तो 1, फिर x है तो x, फिर धन है तो धन, फिर c है तो c का मान यानी कि ऋण 4। 2 चिन्ह आ गए तो कोष्टक लगा देंगे, 4x²। अब एक x है यानी कि x है, अलग अलग चिन्ह हो गए तो ऋणात्मक आ गया 4। यहाँ से हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। तो हमें यही दिया था, तो हमें जो शून्यक दिए गए थे उससे हमें क्या करना है, a और b के मान निकालने हैं। तो इस तरीके से मान निकाल लेंगे और फिर बहुपद का मानक रूप में उन मानों को रख देंगे a, b, c के, तो हमें बहुपद मिल जाएगा। समझ गए क्या क्या काम करना है। तो चलिए अब हम यही काम करते हैं। अब चलेंगे दूसरे की। तो दूसरा है, इस बार शून्यकों का योग दिया है, क्या दिया है, बराबर √2, और साथ ही साथ शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है 1/3। शून्यकों का योगफल क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा
बराबर। अब इस बार हम मान लिख देते हैं इधर, ठीक है, उधर लिखें इधर लिखें कोई अंतर नहीं होगा। अब इसका क्या मान होता है, -b, यानी ऋण b बटे a। तो इधर से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से देख लीजिए, जिधर से आपको उचित लगे उधर से करिएगा। तो यहाँ पर √2 है तो √2 बटे ये कर लेते हैं। अब b का मान निकालना है तो b बराबर क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देना है, तो √2। a बराबर क्या आया, 1 आया। अब गुणनफल से निकालेंगे तो अल्फा बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। तो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो c/a बराबर 1/3। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, c बराबर 1 और a बराबर 3। क्या हमारा ये बराबर है, तो जी नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको बराबर करना होगा। तो अगर हम इसको करते हैं तो इसमें गुणा करना होगा, तो इन दोनों में गुणा करना होगा, या तो इसमें करें। तो अगर हम यहाँ करते हैं, ठीक है, तो कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये अलग है। तो b बराबर 3√2 और a बराबर 3 हो जाएगा, बराबर हो गया। इसमें जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग देना होगा तब तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर आप में जगह है तो यहाँ करिए, नहीं है तो उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, दोनों समान हो गए। तो अब हम इसका क्या करेंगे, बहुपद का रूप निकालेंगे। अतः बहुपद का या बहुपद के मानक रूप में a b c का मान रखने पर, जब हम सबको मान रखेंगे तो पहले बहुपद का मानक रूप लिखेंगे, ax का वर्ग धन bx धन c। ये भी एक नंबर में पूछता है, इसे भी इसीलिए बार बार लिखते हैं। अब a की जगह a का मान यानी कि 3x वर्ग धन b यानी कि b का मान है जो कि क्या है, ये वाला रखना पड़ेगा, तो ऋण 3√2x फिर c यानी c का मान, तो धन 1। अब जब इसे करेंगे तो 3x का वर्ग धन ऋण, गुणनफल में चिन्ह विपरीत, तो क्या हो जाएगा, ऋण आ जाएगा, 3√2x धन 1। ये हो गया हल। अब हम अगर मान लीजिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसको करते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। अगर उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम क्या करना होगा, तो ऐसा ना घबराएंगे, ऐसा हो गया तो अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हमें बराबर करना है, समान a लाना है, बस हमारा काम होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 कब आएगा, जब हम इसे 3 से भाग देंगे, तो c बराबर, अब a बराबर 1/3। जब इधर 3 से भाग दिए तो इधर भी भाग देना होगा, तो सॉरी 1/3 यहाँ होगा और यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर 3 से भाग दे दिए तो 1 आ गया, तो यहाँ भी 3 से भाग दे दिए। अब हमारे मान ये हो गए। अब हमें वही मान रखना होगा। अतः a b c का मान द्विघात बहुपद के मानक रूप में रखने पर, तो मानक रूप लिख लेते हैं। तो हमारा है ax² धन bx धन c। अब a की जगह a का मान यानी कि 1 x² तो x का वर्ग हो जाएगा,
अब धन है तो धन, b है तो b का मान यानी कि √2x धन c यानी कि 1/3। अब 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x का वर्ग, यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, कोष्टक आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ऋण आ जाएगा √2x धन 1/3। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि भाई यहाँ तो पिछली बार कुछ दूसरा आया था, इस बार दूसरा आया, तो मान दूसरा रखने से दूसरा आएगा, लेकिन जब इन दोनों को यानी कि स्कोर जो पहले आया था उनको हल करेंगे तो मान यही आएंगे, तो दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। आपका काम होना चाहिए जब a का मान निकाले तो a क्या आना चाहिए, एक समान a आना चाहिए। आ गया तो ठीक, वरना उसे लाना होगा। लाने के लिए क्या करना होगा, गुणा करना होगा या भाग देना होगा। ऐसी संख्या से भाग देना होगा कि जिसमें से जो वाला नहीं है दोनों समान हो जाए, या गुणा करने पर दोनों समान हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। चलिए चलते हैं तीसरे की ओर। तो तीसरा हमारा है 0 और √5। शून्य को का योग दिया है 0 और 0 को का गुणनफल √5, ये तो हमें दिया गया है। अब यहां से हम क्या पा जाते हैं, अतः अल्फा धन बीटा बराबर क्या आएगा, 0 है, ये दिया ही है, इसको हम यहीं से भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर इस तरह से नहीं लिख रहे हैं कि एक एक चीज को अलग अलग करने से वो छोटा हो जाता है, हम भ्रम जाल न फैलाएं, ठीक है, कि उस योग भी है, यहाँ भी अलग से कर रहे हैं, फिर वो अल्फा धन बीटा बराबर 0, साथ ही साथ आप सूत्र भी का उपयोग कर पा रहे हो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा धन बीटा -b/a बराबर 0। अगर बटे में कुछ नहीं है तो उसे लिखना होगा 1। अब यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, b बराबर 0 और a बराबर a। यहाँ पर चिन्ह क्या हो रहा है, 0 का धन ऋण से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमने अभी पिछले सवाल से क्या जाना, क्या पाया कि हमें हो सकता है इसको बराबर करने की जरूरत पड़े, इसलिए यहाँ पर आप जब भी करोगे तो एक लाइन का जगह क्या करोगे, छोड़ करके रखोगे कि मान ले हमें इसे ही गुणन करना हो, भाग देना हो, तो जो आसान हो जाए, ठीक है। तो इसलिए और अल्फा बीटा बराबर क्या दिया गया है, √5। तो अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या होता है, c/a बराबर √5/1, c बराबर √5 और a बराबर 1। इस बार दोनों एक का मान समान है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे इन दोनों को मान, इन तीनों का मान रख देने पर। तो अतः a, b और c का मान द्विघात बहुपद के मानक रूप में रखने पर, क्या है मानक रूप, ax² प्लस bx धन c। तो ये मानक रूप भी हमें याद रखना है, कई बार एक नंबर में पूछा जाता है। अब हम चलेंगे
ए का मान रखेंगे तो 1 है तो 1 x का वर्ग, धन है तो धन, b है तो 0 फिर x, धन तो धन, धन तो कुछ ढूंढना ही नहीं है। c का मान है 5 तो 5 आ गया। अब 1 की जरूरत नहीं है तो x स्क्वायर, फिर 0 से गुणा करने पर क्या आता है, 0 आता है तो 0 धन 5। अब x स्क्वायर धन 5। अगर आप चाहें तो ये 90 ना लिखें, क्योंकि 0 जब आता है गुणा करने पर नहीं आता, तो 0 जोड़ने और घटाने पर भी कोई प्रभाव नहीं करता, इसलिए इसको भी चाहते तो हम क्या करते, हटा सकते थे, सीधे सीधे यही लिख सकते थे। तो वह हमारा द्विघात बहुपद यह है। ठीक है, इसके पिछले सवाल में हमने ये जाना था कि जिस तरीके से दो उसके बहुपद आ रहे थे दो तरीके से, तो उसी तरीके से अगर हमें योग और गुणनफल दिए गए हैं, अगर हल हैं तो उसके कई सारे बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, कई ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसमें मान वही आए। या बहुपदों के हल भी बहुत सारे हो सकते हैं, यानी शून्य। चलते हैं अब हम चौथे नंबर की ओर, जिसमें पदों का योग और गुणनफल क्या दिया है, 1 1। अब मान लीजिए आपको इस तरीके से अलग अलग नहीं लिखना है, तो कैसे लिखोगे, शून्यकों का योग। अब यहां पर अल्फा बीटा दोनों में अंतर क्या है, आप कहीं भ्रमित ना हो जाओ, इसलिए हम इस तरीके से नहीं लिखते। तो आप इसको उस तरीके से भी करना, अलग अलग करके, और इस तरीके से। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है अगली चीज भी जानकारी, उसको नहीं लिखना है तब तक जब तक यहाँ से a और b ना निकाल दें, सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण। तो दोनों तरीके से सीख लें। अब अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, ऋण b बटे a बराबर 1/1। तो b बराबर चिन्ह बदल देंगे तो ऋण 1 और a बराबर 1। अब हम योग वाला जो गुणनफल दिया है उसको लिखेंगे साथ ही साथ, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दिया है, वो भी दिया है 1। इसका मान होता है c/a बराबर 1/1। c बराबर 1 और a बराबर 1। दोनों का मान हमें दिख रहा है, यहाँ पर बराबर लगाना पड़ेगा, एक समान है जो कि 1 है, दोनों a का मान, इसलिए हमें यहाँ गुणा करना है, ना ही जोड़ने की जरूरत है। तो आपने क्या जाना, अगर एक साथ लिखते हैं अल्फा बीटा तो ठीक है, या तो कई बार गलत हो जाता है कि हमें क्या क्या दिया गया उन दोनों, तो यहाँ पर इन्हीं दोनों के कारण हमने एक साथ नहीं लिख रहे थे। तो दोनों तरीके हैं, आप जिस तरीके से करो। आपको योग से b और a का मान निकालना है, गुणनफल से c और a का मान निकालना है, काम वही है। आपको जैसा तरीका उचित लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंमैंने चौथा नंबर लिया है, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब ए बी और सी का मान कहाँ रखने पर, द्विघात बहुपद के मानक रूप में रखने पर। कई बार ऐसा होता है कि हम करते हैं अच्छा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वही चीज मुसीबत हो जाती है, तो उनके लिए वो तरीका है पहले वाला, और ये भी है कुछ बच्चों के लिए कि मुसीबत नहीं है, यही अच्छा है, तो ये भी है।
मानक रूप में रखने पर मानक रूप भाई क्या है, तो ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। ठीक है, इसमें आपको जो दिया गया है एक लाइन एक्स्ट्रा बस बढ़ेगी, एक लाइन बढ़ जाएगा बस, और कुछ नहीं। आप इसको करोगे फिर इसके बराबर, बाकी तो ये वही चीज है, इधर वाला जो दिया गया था वही बस हमने एक्स्ट्रा लिखा था। अब ए का मान रखेंगे तो 1, फिर धन बी का मान भी क्या आया है, ऋण 1 आया है, तो ऋण 1 यहाँ पर हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा, धन 1 सी का मान रख दिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो x का वर्ग, चिन्ह विपरीत है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आएगा, x धन 1। तो ये हमारा आ गया। चलते हैं पांचवे की ओर, जो कि है 1/4 और 1/4, जिसमें से तो इस बार अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे लिखे रहने देते हैं क्योंकि हमें यही तो करना ही है, तो आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा इससे। इस बार दिया गया है शून्यकों का योगफल बराबर ऋण 1/4। ठीक है, तो ऋण बी बटे ए बराबर ऋण 1/4। बी बराबर क्या बताया है, चिन्ह बदल देना है, तो ऋण है तो धन, तो 1 बराबर नहीं आएगा, पहले ए आएगा, ए बराबर 4। अब गुणनफल से निकालेंगे सी और ए का मान, शून्यकों का गुणनफल जो हमें दिया है, क्या दिया है, अल्फा बीटा बराबर 1/4। तो ये होता है सी बटे बराबर 1/4, सी बराबर 1, ए बराबर 4। हमने ए और ए का मिलान किया तो दोनों ए क्या हैं, एक समान है, इसलिए सही है। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, नहीं उठ रहा होगा तो उठना चाहिए। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि हम यहाँ पढ़ने के साथ साथ सीखेंगे भी, तो क्या क्या सवाल उठने चाहिए, उठ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं उठ रहे तो उन सवालों को हम खुद ही उठाते हुए बता रहे हैं कि भाई हमें क्या, अगर हमने एक बार बी निकाल दिया, ए निकाल दिया, तो क्या दोबारा ए की जरूरत क्यों है, एक बार में ए बी सी तो रखना है, तो इसी को तो आपने कुछ पिछले सवाल में देखा होगा कि कई बार ये क्या है, एक समान नहीं आते, तो ये सी क्या है, वास्तविक में वो सी उसका हल नहीं होगा, इसलिए हमें दूसरे से भी सी और ए को निकालना है। आप ऐसी गलती नहीं करोगे कि बी और ए इसका निकाल दिया तो सीधे सीधे सी के बाद छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारा ये समान है इसलिए हम इन सबको मान को रखेंगे। अब ए बी और सी के मान को द्विघात बहुपद के मानक रूप में रखने पर, अब द्विघात के मानक रूप में भाई रख देते हैं, तो द्विघात का मानक रूप क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c। अब यहां से आप देखोगे कि यहाँ पे ए बी सी की अब हम मान रख देते हैं, तो a का मान क्या है, 4 है, तो 4x² धन b का मान क्या है, तो b का 1 है तो 1x, फिर धन है तो धन c का मान भी 1 है तो 4x का वर्ग धन 1x मतलब सिर्फ x धन 1। तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। अब हम छठवें सवाल को करेंगे। तो देखते हैं छठा सवाल, कि उसमें क्या योगफल और क्या गुणनफल दिया है शून्यकों का। तो इस बार हमारा योग दिया है
4 और गुणनफल दिया है 1। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर क्या दिया है 4। तो क्या होता है ये ऋण b बटे a बराबर 4 बटे 1 इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा b बराबर चिन्ह बदल कर लिखना है, इसलिए ऋण 4 और a बराबर 1। ठीक है, एक लाइन की जगह थोड़ा सा छोड़ के रखेंगे, जिससे अगर हमें इसे बदलना हो तो कोई दिक्कत ना हो। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा? जब बात करेंगे गुणनफल की तो अल्फा और बीटा बराबर दिया है 1। शून्यकों का गुणनफल हमें 1 ही दिया हुआ है, 1 ही दिया है। एक बार हम देख रहे थे कि सही है कि नहीं, कहीं गलत ना हो जाए। तो इसका मान होता है c बटे a बराबर 1 बटे a लिख देंगे। तो c बराबर क्या आया 1 आया और a बराबर भी 1 आया। दोनों a एक समान है, इसलिए ये सही है, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम इन मानों को विभाग बहुपद के मान रूप में लिख देंगे। अब a, b और c के मानों को द्विघात बहुपद के मानक रूप में, द्विघात बहुपद के मानक रूप में रखने पर क्या होता है मानक रूप? ax का वर्ग धन bx धन c। ax a का मान 1 है तो 1x का वर्ग धन धन b का मान है ऋण 4, फिर x, दो चिन्ह आ गए तो यहाँ पर क्या लगा देंगे कोष्टक, धन c यानी कि 1। फिर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है तो x का वर्ग, फिर अलग चिन्ह है तो ऋण 4x धन 1। ये आ गया हमारा उत्तर। तो अब हमने यह पाठ और यह प्रश्नावली दोनों सीख लिया है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ के साथ, अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप इसे भरपूर आनंद के साथ पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।